हेलो शर्मिला जी। यूनिक हेलो स्टडी सर, नमस्ते। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल मस्त। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपका कि आपका जेआरएफ हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो अब आप? सर सर फील तो क्या बताऊँ अच्छा ही फील हो रहा है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा। वो तो बिल्कुल खुशी होती है कि चलो फेलोशिप भी मिलेगी अब। है ना? सबसे मेन ड्रीम होता है अपना फेलोशिप लेना। जी सर, इसमें जेआरएफ का यही होता है कि आपको फेलोशिप नेट का हाँ। तो वो कुछ है नहीं। हाँ, अब जी पीएचडी में सर। ले लेना एडमिशन कहीं भी, फिर आपको फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका सब्जेक्ट क्या था? सर मेरा सब्जेक्ट हिंदी था। अच्छा। और तो जी एक बार सर। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो ब्रीफ में कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी सर, मेरा नाम शर्मिला पूनिया है। मैं राजगढ़ चूरू राजस्थान से हूँ। और अच्छा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने राजगढ़ से की है। बाकी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से एमए किया है, पीजी किया है हिंदी से। और बाकी अभी मैंने जेआरएफ किया है 2021 में। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले आपने कितनी बार पेपर दिया था? जी सर, इससे पहले मैंने 2 बार पेपर दिया था, 2 या 3 बार मान लो पेपर दिया था। वो सर मैंने बिना ऐसे कि पेपर दे रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं थी। जब तक आपको नॉलेज नहीं होता कि आपको कैसे पढ़ना है, तब तक आप पेपर कर ही नहीं सकते। वो बिल्कुल पहले सही। आपको पेपर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके लिए हमें पढ़ना क्या-क्या है और छोड़ना क्या-क्या है। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, आप उस चीज़ों तक नहीं पहुँचोगे, हाई लेवल तक नहीं पहुँचोगे। मार्क्स आपके आ जाएँगे, नॉर्मल से मार्क्स आपके आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा स्कोर तो आपका तभी ही हो पाएगा जब हमें ये नॉलेज होगा कि हमें कौन सी चीज़ें तो स्किप करनी है और कौन सी हैं जो हमें जी बहुत सर। ज़्यादा पढ़ना है। और इससे सबसे बेस्ट बेनिफिट एक और मिलता है, जब हमें ये चीज़ें पता चल जाती है ना कि हमें क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, तो इससे हमें पढ़ना भी कम जी सर। पड़ता है, मेहनत भी कम करनी जी पड़ती सर। है और स्कोर भी अच्छा हो जाता है। तो जी आपने सर, जब तक हमें नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तब तक तो हमारा मतलब आगे बढ़ना बिल्कुल ही वो हो जाएगा कि हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें, क्या नहीं करें। पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ होती है कि हमें पढ़ना क्या है, वो चीज़ मेन फ़ोकस उस चीज़ पे रखना है, उसके बाद ये पेपर क्रैक हो सकता है। तो आपने आंसर की मिलाई थी या फिर आपने डायरेक्ट रिजल्ट चेक किया था? सर मैंने आंसर की मिलाई थी, आंसर के मेरे 92 क्वेश्चन सही हो रहे थे दोनों पेपरों को मिला के। अच्छा। बाकी मेरा क्वेश्चन पेपर छूट भी गया था। मुझे लास्ट में पैराग्राफ मेरे छूट गए थे। 10 क्वेश्चन इधर सेकंड में, 5 इधर। वो चीज़ें ये होती हैं कि आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाओगे पेपर में। हाँ, वाह, अब जैसे ये 15 आपके ऐसे क्वेश्चन छूटे हैं जहां पर आप नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट भी करते तो कम से कम 7 क्वेश्चन ठीक करते, कम से कम 7। जी सर। क्योंकि जी ये सर, वो मैं कर सकती थी, लेकिन वो लास्ट में टाइम भी नहीं, बिल्कुल भी मैंने सोचा कि मैं पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट में करूँगी। उस चक्कर में लास्ट करते मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहा पैराग्राफ पढ़ने का भी। तो फिर ऐसे हेजिटेशन हो गई कि अब पढ़ूँ या क्या करूँ? इतने लंबे पढ़े भी नहीं जाएँगे, अब इनको कैसे करूँ, कैसे करूँ? ऐसे करके वो मुझसे पढ़े भी नहीं गए और लास्ट में वो मुझसे रह ही गए। तो आपके अकॉर्डिंग एक जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करना चाहिए? अब तो आपका जेआरएफ भी हो गया, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना है एक बार कि हमें किस तरीके से हम पेपर में टाइम मैनेजमेंट की जो समस्या है, आप आसानी से कम 7 क्वेश्चन और ठीक कर सकते थे, ये कम से कम है। बाकी पैसेज में सबका 75% प्लस का स्कोर बनता है। जी यदि सर। पैसेज में 10 क्वेश्चन है तो कम से कम हमारे 7-8 क्वेश्चन ठीक होते हैं वहां पर। जी सर, पिछली बार ये था कि पैराग्राफ बहुत टफ था, तो मेरा वो ही था, दिमाग में चल रहा था कि पैराग्राफ बहुत टफ आता है, वो मुझसे नहीं, मतलब मैं उसको सबसे लास्ट में देखूँगी, पहले मैं नहीं देखूँगी। ये इस गलतफ़हमी में थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि पैराग्राफ बिल्कुल सरल था, हिंदी का जो कहें, बच्चों ने 10 में से 10, मेरे साथ के बच्चों ने भी 10 में से 10 क्वेश्चन किए हैं पैराग्राफ में। लेकिन वो चीज़ मेरे उसमें हो गई थी कि पैराग्राफ नहीं होगा या फिर वो टाइम खाता है, ये चीज़ें थी। मैंने पैराग्राफ की प्रैक्टिस छोड़ दी थी बिल्कुल, बिल्कुल ही। पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरे पैराग्राफ सही थे, लगभग क्वेश्चन सही थे पैराग्राफ में। लेकिन वो भी सेकंड में।
फर्स्ट का पैराग्राफ तो मैंने ये सोच के छोड़ ही दिया था कि नहीं, फर्स्ट का पैराग्राफ नहीं होगा, लेकिन पैराग्राफ होता है। यदि आप उसकी प्रैक्टिस करोगे डेली, एक पैराग्राफ आप करोगे, तो आपको डेली, जैसे आज आप हमें आधी घंटा लगता है पैराग्राफ में, कल आपको 20 मिनट लगेंगे, परसों 10 मिनट, ऐसे करके आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। यदि आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे परीक्षा में वो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो सबसे मेन ये पता चल गया कि पैसेज एक, देखो पैसेज का एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिस कैंडिडेट का पैसेज खराब हो रहा है ना, तो वो तो एक एक तरीके से ये समझो कि वो वैसे ही पीछे जा रहा है। अब ये तो आपका सर जो वो वैसे, बाकी का पोर्शन था वो बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से आपका हो गया, वरना आप 15 नंबर तो पीछे वैसे गई, क्योंकि लोगों के 15 में से 15 आ जी जाते हैं पैसेज में, 15 में से 12 तो जी बहुत के आते हैं, 12 क्वेश्चन बहुत के ठीक जी होते सर। हैं। तो पैसेज के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए पैसेज की, रेगुलर एक एक का टारगेट लेकर, तो एग्जाम आए तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर सकें। जी सर, पैराग्राफ का तो सर ये है कि यदि आपको कुछ नहीं करना, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से आप डेली एक पैराग्राफ उठाओ और डेली एक पैराग्राफ करो। आगे एग्जाम में आपको कितना भी टफ पैराग्राफ अगला दे, आप वो कर दोगे, क्योंकि आपको उस चीज की थीम पता चलेगी कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं, ऐसे ऐसे आंसर आते हैं। आजकल वो पैराग्राफ तो है नहीं कि लाइन से लाइन मिला दी और उठा दी, वो चीजें है नहीं। आपको समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के ही वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, वो चीजें है अभी। तो वो चीजें आपको प्रैक्टिस में यदि आप लाओगे तो आपके पैराग्राफ कोई नहीं रोक सकता आपको कि आप पैराग्राफ छूट जाए ये सब। तो ये बिल्कुल गलती बिल्कुल। मेरे से हुई है अब की बार। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई ना, फिर भी जयरब तो हो गया अपना, यही चाहिए सबसे जी मेन। सर। हाँ। और आपने जो फर्स्ट पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन हुए थे आपके? सर फर्स्ट पेपर में अब की बार मेरे बिल्कुल कम हुए थे, मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए हैं। अच्छा। यदि मैंने पैराग्राफ बिल्कुल नहीं किया। अच्छा अच्छा, और लेकिन आपका सब्जेक्ट, DI मेरी सही थी। अच्छा हाँ, 10 क्वेश्चन तो आप यही छोड़ दिए, डीआई और उसका ही, फिर आपके साथ टाइम सर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। डीआई का पोर्शन मेरा सही था, डीआई की प्रैक्टिस मैंने की थी, तो डीआई का तो मैंने किया था पूरा। बाकी अब की बार ये था कि पेपर की लैंग्वेज बहुत टफ थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं एनडीए वाले, और आपको ये भी नहीं पता कि आंसर, मतलब लेंथ बहुत थी क्वेश्चनों की, आप पढ़ोगे तो वो टाइम ही खाए खाए जा रहे थे। और लैंग्वेज थी वो कंप्यूटर से सीधी ट्रांसलेट की हुई थी, कंप्यूटर भाषा जो, उसी से। तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। यदि आपको इंग्लिश में पढ़ोगे तो बेनिफिट है उस चीज में, हाँ, ये इंग्लिश चीज मीडियम मैंने देखी। अब की बार ज़्यादा किया था उन्होंने, पहले तो फिर भी थोड़ा सा लैंग्वेज, अब की बार तो इन्होंने गूगल ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में पेपर सेट किया, उसको गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के साथ तो बहुत बड़ी समस्या थी, ये बिल्कुल सही बात अब की बार। हिंदी का जो लिटरेचर का जो एग्जाम आता है, जो 100 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आए थे वो भी ट्रांसलेट थे गूगल से, उसकी भाषा भी हमें नहीं समझ में आ रही थी। तो मतलब फर्स्ट पेपर तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात थी कि हम कैसे करें। एक बार तो ये हो गया था कि नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ आ ही नहीं रहा है बिल्कुल, ऐसे पेपर में ही कॉन्फिडेंस ऐसे लो हो गया था। फिर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में देखा, थोड़ा थोड़ा हिंदी में देखा, उस सबको मिला के फिर पेपर हुआ। तो यदि आपके आपको आपके इंग्लिश, आपके अकॉर्डिंग जो पेपर था वो हिंदी का पेपर था, वो भी पहले इंग्लिश में बना था? जी सर। अच्छा अच्छा। आपने हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक, आपका हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर हुआ, तो जो आगे अब जून में पेपर होने वाला है, तो वहाँ पर जो कैंडिडेट हिंदी सब्जेक्ट से होंगे और जो हिंदी से जैब की जो तैयारी करेंगे, तो आप बताएं कि हिंदी के लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छा स्कोर आपका हिंदी में? जी सर, यदि कोई न्यू स्टूडेंट है जो अभी से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, जो न्यू एकदम पहली बार ही एग्जाम में बैठ रहा है, तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि आप यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है साहित्य की, तो आप ये मिश्रा जी की बुक इसको स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ से स्टार्टिंग और लास्ट तक आपको हिंदी साहित्य की जो नॉलेज होती है वो इसमें आपको आपसे जोड़ेगी कि आपको ये चीज हिंदी में होती है यदि न्यू है तो। यदि आपने एमए में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि चलो हमें एमए में हमने रेगुलर क्लास ली है, या फिर हम एमए में अच्छे से हिंदी को पढ़ा है, हिंदी मतलब जैसे हम और एग्जाम भी हिंदी के दे रहे हैं लिटरेचर के, तो उसके बाद आपके पास एक और बुक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का। यदि आपने ये पढ़ लिया तो उसके बाद आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको मतलब हाथों पे नहीं, अंगुलियों पे रटी हुई होनी चाहिए। आपको 2 3 4 5 बार, हमने तो पता नहीं इसको कितनी बार पढ़ा है, नहीं बता सकते कि हमने इसको कितनी बार पढ़ा है। बाकी एक जो मेन पॉइंट जो है,
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, यदि आप वो नहीं करके जाओगे तो आप पेपर का कम से कम 50 या 60% पोर्शन वैसे ही खो दोगे। वो सबसे मेन है कि आप उनको पढ़ो। उनको पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि पेपर वाला हमें पूछता क्या है, वो और छोड़ता क्या है, वो कौन से पोर्शन को छोड़ता है। ये पूरी बुक भी हम नहीं, इस पूरी बुक में से भी नहीं आएगा। इसमें आपको ये चीज मिलेगी कि छोड़ना क्या है। यदि आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं 2004 से लेके 2020 तक मैंने किए थे, ये बुक है, ये आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो इसमें ये है कि इसका तो कवर फट गया है। ये यूथ का उसकी पब्लिक की आती है बुक, जिसमें 2004 से लेके 2020 तक के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। यदि आपने ये पढ़ी है और 3 4 5 बार, कम से कम भी कितनी बार, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, इससे आपको ये मिलेगा कि छोड़ना क्या है। एनटीए हमें कौन से राइटर नहीं पूछ रहा, कौन से राइटर पूछ रहा है। जैसे छायावाद में अलग अलग राइटरों पे वो वैसे चारों पूछते हैं, लेकिन कोई एक दो उनके लिए बिल्कुल खास होते हैं। जैसे भक्ति काल में उनके लिए अलग अलग राइटर होते हैं, वो उन्हीं को उठाते हैं पर्टिकुलर, वो दूसरों को हाथ नहीं लगाते। जो इनमें से पूछा हुआ जो राइटर, हाँ जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उन्हीं राइटरों की अलग रचनाएं वो पूछ लेते हैं, लेकिन राइटर वो उठाएंगे वो जो उन्होंने पूछ लिया है। तो ये चीज है कि इसका बहुत महत्व है आपको इस चीज के लिए, कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। स्टार्टिंग आप इससे करें, उसके बाद आपको नॉलेज होगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। फिर उसके बाद आप सरस्वती पांडे को उठा सकते हैं। और उसके बाद हमारी 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट आप हरियंत की भी आती है, एक ये दृष्टि पब्लिकेशन की भी है। लेकिन इसमें आपको 10 यूनिट मिल जाएंगी, पूरी आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, आप इससे बचना पढ़ने से, पूरी नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन उसमें जो छठी सातवीं और आठवीं नौवीं 10वीं, ये 5 या 6 यूनिट है जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। बाकी यदि इसको आप ओवरऑल पढ़ोगे तो आपका टाइम खराब होगा, और आप इसमें आपको कॉन्फिडेंस भी ये होगा कि इतनी मोटी बुक हमसे नहीं पढ़ी जा रही, क्योंकि वही चीजें हैं जो इसमें है। और यदि आप ये पढ़ लोगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 4 5 यूनिट है जो आपको इसमें से देखनी है। नहीं, हिंदी की एक साहित्य पब्लिकेशन की भी आती है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी उन भाई साहब का जर्फ हुआ था। तो वो बता रहे थे, एक तो ये सरस्वती पांडे, और ये कौन सा है, सरस्वती सर पांडे। ये तो दृष्टि की है, दृष्टि पब्लिकेशन की है। बाकी इससे ये भी आप पढ़ सकते हो, तो अशोक तिवारी के, ये भी काफी अच्छी है ये बुक भी। जैसे इसमें आपको नॉलेज तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको 7 6 7 और 8 9 10 4 5 यूनिट जो आपको करनी है वो इससे हो जाएंगी। लेकिन अभी इन्होंने दृष्टि वालों ने ये भी अच्छी निकाली है, इसमें भी ठीक है, थ्योरी उन्होंने दे रखी है। क्योंकि काफी बड़े बड़े नॉवल हमारे लगे हुए हैं हिंदी में, हमसे पढ़ने का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, ना कोई बच्चा खरीद पाता कि वो सारे नॉवल खरीदे, इतना परचेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको उसकी थ्योरी या फिर थोड़ी सी समरी पढ़ना जरूरी होता है कि इस नॉवल के अंदर है क्या, इसमें क्या क्या है, क्या क्या पात्र है, क्या क्या, वो आप अपना नोट कर लो, नोट्स बना लो, और साथ साथ उसको रिवीजन करते रहो। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारी बुकें खरीद सकते हो, जितने भी हमारे नॉवल लगे या नाटक लगे या निबंध लगे हैं, हम खरीद नहीं सकते। और खरीद सकते हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे इतना। ही बिल्कुल बिल्कुल। यूजीसी अभी तो चलो यूजीसी 1 साल से ले रहा है एग्जाम एनटीए, लेकिन पहले क्या था, 6 महीने से होता था, 6 महीने में हम इतना नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग हिंदी के लिए 3 4 बुक सफिशियंट है, जैसे एक तो सरस्वती पांडे, इसके अलावा जी एक सर। कौन सा बताया था आपने, यूथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा सबसे आ जाता है मैन आप यही है। दृष्टि, जो दृष्टि की बुक है, इसमें आप 6 7 8 9 10 ये यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप साहित्य जी सर। पब्लिकेशन वाली जो बुक है वो भी परचेज कर सकते हैं, उसमें आप 4 5 6 7 8 9 10 ये जो यूनिट है इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 4, हाँ वो भाई साहब भी ये बता रहे थे कि 3 4 बुक हैं, उन्होंने भी 3 बुक प्रेफर की थी, और इन्हीं तो मैं जो उन्होंने की थी, एक तो साहित्य की है, इसके अलावा ये सरस्वती पांडे सर की है, और पुराने पेपर नेट के। इन बुकों के जी बेस सर पर सबसे उन्होंने यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया है। राजस्थान में कॉलेज लेक्चर के पेपर में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर है, और उनका जरब भी हो गया है। तो ये तीन सर बुक यदि आपको सफिशियंट है। हिंदी
जी सर, आपकी लिटरेचर इसमें ओवरऑल हो जाएगी 3 बुकों में, उससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्रीम-क्रीम जिसको कहते हैं वो मिल जाती है, कि हाँ, इसमें से हमें क्या छोड़ना है। यदि आपको वो चीज़ें आ गई कि ये चीज़ छोड़नी है, तो आपको आपके दिमाग में वो चीज़ें चलेगी कि ये पढ़ने हैं, ये राइटर पढ़ने हैं, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो आप पढ़ोगे नहीं, कौन-सी भी बुक उठाओगे तो वही राइटर पढ़ोगे जो आपको इसने एनटीए ने या फिर एग्जामों में पूछे हुए राइटर हैं, बिल्कुल वही बिल्कुल आप बिल्कुल उठाओगे। वो तो हमें इसका सबसे मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो इसी का है। उसके बाद ही आप ये बाकी बुक उठाएँ, पहले आप ये करो। ये बिल्कुल। 2004 से लेके या 20 तक आप 2 या 3 बार या 4 बार मैंने तो बहुत बार किया था इसको, तो फिर कर हम्म। सकते हो आप। और फर्स्ट पेपर के लिए? जी सर, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी क्योंकि बुक पढ़ने का कोई तुक ही नहीं है फर्स्ट पेपर का। मैंने फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज या फिर फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन ऐसे आने लगे कि आपको वो बुकों में मिलेंगे नहीं वो क्वेश्चन, कि हम आप वो बुक में उसको नहीं ढूंढ सकते कि चलो ये क्वेश्चन कोई भी। हाँ, केवीएस मैदान मैंने खरीदी थी लेकिन उसको मैंने पढ़ा, लेकिन वो चीजें नहीं थी जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप उसके लिए क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ सारे और उनको सोल्व करते जाओ। उसमें आपको क्या रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि उनकी लैंग्वेज बहुत टफ होगी, आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए क्या है कि मैंने आपका चैनल देखा था, आपके वीडियो देखे थे, आपने जैसे हाँ रिसर्च आप के रिसर्च हाँ आप मेरा बैच लिए हुए थे फर्स्ट पेपर का। मैंने वो आपका बैच भी लिया था, वो आपके पीडीएफ जो प्रिंट आउट भी करवाया था, तो मैंने वहां से चीजें सीखी थी कि रिसर्च के क्योंकि आपको सीधा बुक उठाओगे पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये बिल्कुल क्या बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल। समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि नहीं, फर्स्ट पेपर मुझे आता ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा फर्स्ट पेपर, ये चीजें हो जाएंगी। मैंने बिल्कुल आपका वीडियो देखे थे पहले, और फिर मैंने वो पीडीएफ थे वो फोटो कॉपी करवाई थी, तो मैंने बिल्कुल। उनको समझा, पूरी चीजों को समझा था। ये नहीं है कि रट्टा रट्टा तो हम फर्स्ट पेपर में नहीं मार सकते, जैसे बिल्कुल हम सही है। अपने लिटरेचर में भी रट्टा मार लेते हैं। तो बिल्कुल वो सही है। चीजें नहीं है, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। हाँ जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड जितना आप समझोगे उतना ही वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फर्स्ट पेपर में। हाँ जैसे फर्स्ट जैसे पेपर में, रिसर्च हो हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट पेपर में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट है। मैथ है, जी सर। रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, ये कॉन्सेप्ट वाली है। इनका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लेंगे। से हायर एजुकेशन का कुछ पार्ट, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, ये वो यूनिट है जिनको आपको रटना है। जी सर, हाँ ये तो है। तो सर मैंने देखा कि रिसर्च कहीं भी मुझे, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च कर रही थी, यूट्यूब पे देखती जा रही थी, कहीं नहीं मिल रहा था। तो मुझे आपका चैनल मिला यूट्यूब पे, आपने अनुसंधान वाला पार्ट पढ़ा रखा था। तो मुझे समझ में आया कि इससे सरल भाषा तो कोई बता ही नहीं सकता। आपने वहां पे बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चीज, एक एक मीनिंग, आप इस चीज का क्या मीनिंग होगा, इस चीज का क्या मीनिंग होगा, आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रखा है। तो वो सहूलियत ये हो गई कि चलो दोनों में मिल रहा है हमें। यदि हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो हम इंग्लिश का वर्ड देख लेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। इंग्लिश का नहीं आएगा तो हिंदी का देख लेंगे। एक भाषा से आप फर्स्ट पेपर नहीं कर पाओगे, आपको दोनों भाषा साथ में लेके चलनी होगी, वो हाँ चीजें आपको देखनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने, और आप ये बता सकते हैं आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? जैसे अब जो पेपर दिया था, पहले देखो सबसे मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं, हर कोई समझता है कि हमें हर चीज़ें याद नहीं हो रहती, भूलने की प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है। तो जो ये वाला पेपर दिए थे, आप इसके लिए कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे और रेगुलर आप कितना घंटे पढ़ रहे थे? इन फ्यूचर जो पेपर होने वाला है जून में, तो उसमें जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको कब से तैयारी चालू करनी चाहिए, और उनको पर डे कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि उनका बहुत अच्छा स्कोर हो और आपकी तरह जेआरएफ हो उनका? जी सर, मैं बताऊँ, मैंने 2019 में भी बहुत सीरियस वाले इसकी तैयारी की थी। साथ में मेरा फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम था, तो मैं दोनों साइड झूल रही थी कि एक बार फर्स्ट ग्रेड देखती थी, एक बार ये नेट जेआरएफ देखती थी। तो यदि आप 2 पलड़ों में झूलोगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकते दोनों चीज़ों के लिए। आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अभी 2021 कोरोना में निकल गया ऐसे-ऐसे, पता नहीं 2020 का जो था वो पता नहीं, वो मेरे अच्छी तैयारी थी उसकी, लेकिन लास्ट में एग्जाम आगे 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 करता 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 पता नहीं उस उन्होंने लास्ट में बिल्कुल एग्जाम करवाया, और मेरा कॉन्फिडेंस वहां पे ये हो गया कि अब नहीं होगा मुझसे। पेपर में बैठने से पहले ही मेरे ये हो गया था कि नहीं, अब नहीं होगा। तो वो चीज मैंने 2020 वाला पेपर में मैंने छोड़ दी थी तैयारी।
फिर मैंने 2021 में स्टार्टिंग में मेरे फादर की डेथ हो गई थी फरवरी में। तो उसके बाद 25 फरवरी को, तो उसके बाद मैं मार्च में जैसे मैं आई थी बाहर जैसे रहने के लिए, तो मैं मार्च में लग गई थी कि मुझे करना है। तो अभी मई, जब 2 मई एग्ज़ाम डेट इन्होंने हाँ दी बिल्कुल थी बिल्कुल। कि 2 मई इन्होंने दे रखी थी, और ये अप्रैल में या मई में ये रीट का एग्जाम भी ले रहे थे जैसे राजस्थान में। तो मैंने रीट को बिल्कुल अलग कर दिया था कि नहीं, रीट मुझसे नहीं होगी। मैं दोनों वापस उन दोनों चीजों में आऊंगी तो मुझसे एक एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा, ये चीज थी। तो मैंने रीट को बिल्कुल साइड किया। मैंने बीएड भी की हुई है, तो फिर मैंने सिर्फ इसी पे फोकस किया कि नहीं, मुझे करना है तो जेआरएफ ही करना है, मुझे बाकी चीजें नहीं देखनी एक बार के लिए। तो फिर मैं मार्च में मैंने स्टार्ट की, और फिर अप्रैल मई में फिर एग्जाम हमारा नहीं हुआ। तो वो चीजें थी कि एग्जाम आगे होता रहा। 3 4 या 5 बार इन्होंने डेट दी कि इस डेट को आपका एग्जाम हो रहा है, इसको हो रहा है, इसको हो रहा है। जैसे तैयारी करके एकदम हम बैठते थे कि नहीं, अब हम बिल्कुल अच्छे वाली तैयारी में है, तब हमारे साथ ये होता था कि एग्जाम आगे हो गया। फिर बिल्कुल ऐसे होता था कि नहीं, पढ़ा नहीं जाएगा, ये होगा नहीं। इसके लिए आपको एक मोटिवेशनल ऐसी जरूरत होती है कि मेरे साथ एक मेरा जूनियर था, रमेश नाम से था वो। अभी उसने मेरे साथ तैयारी की थी, तो हम फोन कॉल पे हम डिस्कस करते थे। हम 4 4 घंटे तक पढ़ते थे फोन पे कि पेपर आगे हो गया, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। पेपर आगे होता है तो ऐसे होता है कि सब छोड़ देते हैं पढ़ाई की, ठीक है पेपर नहीं हो रहा, चलो नहीं पढ़ते हैं। तो वो चीज थी कि उस लड़के ने मुझे कहा, नहीं दीदी हम पढ़ते हैं, सब कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम पढ़ेंगे। तो हम सुबह उठ के सरस्वती पांडे खोलते थे, सुबह 4 बजे, फिर 10 बजे तक हम सरस्वती पांडे पढ़ देते थे। ये होता था कि आज 3 दिन में हमें सरस्वती पांडे पूरी करनी है, 3 दिन में हमें ये पढ़ना है। तो हम उस चीज को, ये जो कॉल डिस्कस जो हमने की फोन पे, जो हमने पढ़ा एक साथ, क्योंकि पेपर बार बार आगे हो रहा था और हमारे बस की बात कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस वो हो जाता है कि आप अब क्या करें। तो वो चीजें उसने मुझे बहुत ज्यादा उसमें वो किया कि नहीं बिल्कुल दीदी बिल्कुल। पढ़ते हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। ये चीजें हुई है मेरे साथ, बहुत ज्यादा हुई। मतलब तो आपने ये जो उसकी बदौलत, खाली टाइम तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, इसको भी आपने यूटिलाइज किया, अच्छे से उपयोग किया इसका। सर ये skip मैंने 2020 में कर दिया था, उसका नतीजा बिल्कुल मेरे बिल्कुल। सामने था। तो मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मैं 2020 की तरह तो नहीं करूंगी। मैंने छोड़ना ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना था। हाँ मैं घर भी नहीं गई थी, काफी दिनों से मैं घर भी नहीं गई थी कि फिर घर वाले भी कहने लग गए थे कि नहीं, पेपर आगे नहीं हो रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये चीजें हो रही थी कि पेपर आगे आप हो रहा था, बहुत बार डेट दे दी पर थी। डे कितना पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे पर डे? सर पर डे तो मेरा आप एवरेज लगा के चलोगे तो 7 या 7 8 घंटे तो हो जाते थे, और कई बार ज्यादा भी हो जाता था, कई बार कम भी हो जाता था। लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं बीच में। जिस दिन भी आपने पढ़ाई छोड़ दी, बीच में गैप ले लिया, फिर आपसे उसी रूटीन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बिल्कुल ज्यादा मुश्किल हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप, ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन आप यदि 2 घंटे भी पढ़ो, लेकिन रूटीन में डेली पढ़ो। यदि आपने डेली नहीं पढ़ा, तो रात को सोते टाइम आपने जो दिन में पढ़ा है, वो यदि आपके रात को सोते टाइम दिमाग में नहीं चला, इसका मतलब आपने आज कुछ नहीं पढ़ा। वो चीजें होनी चाहिए आपके साथ। यदि वो चीजें हो रही है, आपके दिमाग में चल रहा है कुछ कि ये मैंने पढ़ा है, तो आप इसका मतलब पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो। वो चीजें होनी चाहिए सर। बिल्कुल सही है ये बात तो आपकी, कि जो भी हम टारगेट लें, टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और मतलब ये तो बात बिल्कुल सही है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 10 15 घंटा जी सर। एक दिन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, रेगुलर पढ़ें। 5 7 7 8 घंटे का एवरेज निकल पाता है, पूरी साल का एवरेज निकालेंगे तो 7 8 घंटे पर डे निकल कर आता है वैसे। और जी बाकी सर। मेरे हिसाब से 90 दिन सर, में आराम से तैयारी कर सकते हैं हम चाहें तो जेआरएफ के लिए। हाँ बिल्कुल। जी सर, आपके लिए यदि आपका बेसिक बेस क्लियर है, या बेसिक आपको आप बिल्कुल ओवरऑल ठीक है, तो आप 3 महीने आपके लिए इनफ है। वो भी आपको 3 महीने उसको 8 या 10 घंटे देने पड़ेंगे। ये चीजें तो है, क्योंकि हर बार ये होता है कि पॉइंटों से नेट के लास्ट में हम पहुंच जाते हैं, पॉइंटों से जेआरएफ रह जाता है। जेआरएफ का यही है कि आपको पता नहीं कितना क्या वो करना पड़ेगा, कि कितनी तैयारी हम कर सकते हैं। ये उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम इतनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलो फिर, बहुत बहुत वापस कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपका जेआरएफ हुआ। थैंक यू सर। और आगे आप जी सर। प्रोफेसर बने, प्रोफेसर का सपना देखें, सपना ही नहीं प्रोफेसर बनना है। फिक्स कर लो कि भाई जी सर। प्रोफेसर से ही हमें रिटायरमेंट लेना है। ठीक है। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। थैंक्स। जी सर। बाय।